इन्वेस्टमेंट में मिस्टेक से बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता महंगा है, जिसमें आप खुद मिस्टेक करते हैं। इस एक्सपीरियंस के दौरान आपको थोड़ा सा ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। और दूसरा रास्ता स्मार्ट है, जिसमें आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। ये वीडियो स्मार्ट रास्तों के बारे में है, क्योंकि इसमें हम आमतौर पर इन्वेस्टर्स से होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो को एक चेकलिस्ट जैसा समझें, जिसमें आप खुद के इन्वेस्टिंग तरीकों को रिव्यू करते हैं, मिस्टेक्स की लिस्ट बनाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट की अपनी हैबिट को बदलते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम अक्सर शॉर्ट टर्म गोल या अचानक आने वाले इमरजेंसी खर्च के लिए पैसे अलग रखने के बारे में बात करते हैं, जैसे लोन रीपेमेंट, बच्चे की स्कूल की फीस या इमरजेंसी फंड बनाना। ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए किसी को इस पैसे को खासकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन ज़्यादा बड़ा क्राइम उस पैसे को इन्वेस्ट करना है जो आपका है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं, ये पैसा आपका नहीं है। दरअसल लोन आपके लिए एसेट नहीं है, और चूंकि लोन का पैसा आपका नहीं है, इसलिए इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लानर्स और वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी यही एडवाइस देते हैं। इसी तरह से हमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट करने में केयरफुल रहना ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ भी आपके इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा लेवरेज होता है। और कई बार यह देखने को मिलता है कि ज़्यादा लालच के चलते हम पैसे गंवा देते हैं, जैसा आर्कगोस कैपिटल के बिल हुआंग के साथ हुआ था, जिन्होंने सिर्फ 10 दिन में $20 अरब से ज़्यादा गंवा दिए थे। इसलिए अपने पैसे के मामले में थोड़ा स्मार्ट बने और कर्ज लेकर इन्वेस्ट करने से बचें। जब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। दरअसल वो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर रीसेंट ट्रेंड्स और आइडिया के पीछे ना भागे। रीसेंट ट्रेंड्स और इंडस्ट्रीज के पीछे भागकर कुछ लोग रिच हुए हैं, जबकि कई लोगों को लॉस उठाना पड़ा है। जब बफेट, वेंचर कैपिटलिस्ट या फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कई घंटों तक रिसर्च करते हैं और अक्सर एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और उसी टाइम कई कंपनीज को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा करना हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह हो, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिले। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। लेकिन अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आपके लिए प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स या सिस्टम बेस्ड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना ही ठीक रहेगा। खुद इन्वेस्ट करने के बजाय ये फंड्स बेटर ऑप्शंस हैं। एक सवाल, अगर मार्केट को टाइम करना इतनी बड़ी स्किल है, तो फिर दुनिया के टॉप 100 इन्वेस्टर्स इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों। इन्वेस्ट करने के लिए राइट टाइम का अनुमान लगाना इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी स्किल नहीं है। असल में राइट टाइम का अनुमान लगाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बावजूद इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस इमेजिनरी टाइम के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस बात को जानते हैं कि कब स्टॉक मार्केट पीक पर होगा और कब बॉटम आउट होगा। ईटी मनी में हमारी स्टडी से पता चलता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने की सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने के बजाय इस बात का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं। हमने इसे टेस्ट करने के लिए कुछ हिस्टोरिक डेटा निकाला। उस डेटा में हमने ऐसे सिनेरियोज को टेस्ट किया, जैसे कि अगर आप दुनिया के सबसे खराब इन्वेस्टर होते और आपने उन महीनों के दौरान इन्वेस्ट किया होता जब निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर था, तो आपने 21 साल के दौरान एनुअल 12.3% का अट्रैक्टिव रिटर्न कमाया होता। यह डेटा यह प्रूव करता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो एक ट्रेडर या स्पेक्यूलेटर जैसी मेंटालिटी डेवलप ना करें। कई स्टडी से पता चलता है कि एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो के रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। फिर भी ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हमने एसेट एलोकेशन के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए एक एक्चुअल डेटा के साथ ये एस्टैब्लिश किया है कि बैलेंस्ड इन्वेस्टर जो अपना पैसा डेट, गोल्ड और स्टॉक में लगाता है, वो उतना रिटर्न कमा सकता है जितना कि कोई दूसरा इन्वेस्टर जो एसेट एलोकेशन नहीं करता है और अपना 100% पैसा एक ही एसेट क्लास में लगाता है। इसका मतलब यह है कि बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर ने उतना ही रिटर्न कमाया जितना कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर ने कमाया, लेकिन
इस प्रोसेस में उसका पोर्टफोलियो रिस्क काफ़ी कम रहा। इसलिए याद रखें, जैसे कि एक टीम में अटैकर्स, मिडफील्डर्स और डिफेंडर्स का होना ज़रूरी है, ऑप्टिमिज्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कमाने में एसेट क्लास का राइट कॉम्बिनेशन एक अहम भूमिका निभाता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के कई फाउंडेशंस में से एक है। ये पोर्टफोलियो रिस्क को घटाने में इन्वेस्टर की काफ़ी हेल्प करता है। इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन को ठीक तरह से नहीं समझते, जिससे वो ऐसे एसेट या इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके पोर्टफोलियो का रिस्क कम करने के बजाय बढ़ा देता है। आइए ये जानते हैं कैसे। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो में किसी एसेट को शामिल करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो एसेट आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं उससे जुड़ा रिस्क पहले से पोर्टफोलियो में शामिल एसेट के रिस्क से डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें मेनली लार्ज कैप शामिल है, यानी ब्लू चिप शेयर्स और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड शामिल हैं। अब डाइवर्सिफाई करने के लिए आप नॉन रिलेटेड एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड, कमोडिटीज आदि में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, जो लार्ज कैप के साथ कम या इनवर्स कोरिलेशन दिखाता है। एक्चुअली कई इन्वेस्टर्स एक जैसे रिस्क वाले कई एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर उसे गलत तरीके से डाइवर्सिफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो लार्ज कैप पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड्स को शामिल करते हैं। इनफैक्ट इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। दरअसल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के रिस्क प्रोफाइल को अनबैलेंस्ड कर प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। यह ऐसा मिस्टेक है जिससे आपको बचना होगा। इन्वेस्टमेंट में बेसब्री से लॉस हो सकता है और आमतौर पर ऐसा डिफिकल्ट टाइम में होता है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक्स कुछ नहीं है बल्कि एक बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन है, और हर बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन तैयार करने, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार करने, रेवेन्यू कमाने और काफ़ी कुछ के लिए पर्याप्त टाइम चाहिए। इनमें से सभी में कुछ महीनों से लेकर कुछ साल लग जाते हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि जो शेयर्स उन्होंने हाल में खरीदे हैं वो तुरंत उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करना शुरू कर दें, जो आमतौर पर नहीं होता है, और उम्मीद पूरी ना होने पर वो शेयर्स को बेचने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट पेशेंस एक ऐसी खासियत है जो वर्ल्ड के ग्रेट इन्वेस्टर्स में कॉमन रूप से देखने को मिलती है। इन इन्वेस्टर्स ने कम वैल्यू में शेयर्स खरीदे और अपने पास सालों तक रखे, और उन्हें कई बार इस पेशेंस का रिवॉर्ड मिला। इसीलिए याद रखें, स्टेबल और कैलकुलेटिव अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर्स बीते 1 या 2 साल में बेटर परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड्स में इस उम्मीद से इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में भी उन्हें ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। हालांकि कई बार हमने देखा है कि टॉप 25% में जगह बनाने वाले फंड्स बाद के साल में अपने परफॉर्मेंस को दोहराने में नाकाम रहते हैं। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद लाखों इन्वेस्टर्स टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जो बाद में मिस्टेक साबित होता है। यह कॉन्सेप्ट एवरेजिंग में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 TRI ने पिछले 20 साल में 17.6% एवरेज रिटर्न दिया है। इसलिए कोई इन्वेस्टर कह सकता है कि मैं अपना पैसा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करूंगा और 12 से 18% के बीच रिटर्न कमाऊंगा, लेकिन डेटा यह दिखाता है कि पिछले 20 साल में सिर्फ 4 साल के दौरान ही रिटर्न 12 से 16% के बीच रहा, और बाकी सालों में रिटर्न में काफी अंतर रहा, जहां निफ्टी का परफॉर्मेंस +79% से -50% के बीच रहा। आसान शब्दों में कहें तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में परफॉर्मेंस का अनुमान का बैरोमीटर नहीं है, और हिस्ट्री को कम वेट देना इन्वेस्टर की इंटरेस्ट में होगा। यहां एक नियम है, हर व्यक्ति, आपको छोड़कर हर व्यक्ति आपकी वेल्थ से प्रॉफिट कमाना चाहता है। बैंक आपके पैसे को मैनेज करते हैं ताकि वो फीस वसूल सके, फाइनेंशियल एडवाइजर्स कमीशन कमाते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स आपकी हर ट्रेड पर प्रॉफिट कमाता है, और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि आप उनका सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद लें। और ये सच है कि कुछ नेक मकसद और ईमानदार लोग भी इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बावजूद आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने में समझदारी नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपके प्रॉफिट वाली हर एक अच्छी इंफॉर्मेशन की जगह दर्जनों ऐसे बेकार की एडवाइस हो सकती है जिनसे आपको लॉस हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस मिले तो क्यूरियस रहें, लेकिन उसकी एडवाइस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करें। किसी सजेशन को मानने से पहले अपनी रिसर्च करें। इनमें यह YouTube वीडियो भी शामिल है। याद रखें,
आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव रिस्क के साथ पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। इस इक्वेशन से जुड़ी कई बातों में से टैक्स सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लेकिन एक मिस्टेक जो हमेशा की जाती है वो है टैक्स के इंपैक्ट को लेकर बहुत इनफ्लेक्सिबल होना। एग्जाम्पल के लिए, कई इन्वेस्टर्स कभी अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचते हैं क्योंकि वो टैक्स देना नहीं चाहते हैं, या वो कम टैक्स पे करना चाहते हैं जिसके लिए वो सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखते हैं, जबकि उन शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका होता है। जीरो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टाइम ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब भी लोग टैक्स नहीं पे करने के लिए कम रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करके मिस्टेक करते हैं और इस तरह पोस्ट टैक्स रिटर्न के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के दौरान टैक्स को कई फैक्टर्स में से एक मानना चाहिए, इसे इकलौता फैक्टर नहीं मानना चाहिए। इसका ऑपोजिट भी सही है। इसके साथ ही हम इन्वेस्टर्स की तरफ से होने वाले सभी कॉमन मिस्टेक्स की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, एक ही चीज को बार बार करना और अलग अलग रिजल्ट की उम्मीद करना पागलपन है। मिस्टेक इन्वेस्टिंग प्रोसेस का हिस्सा है। उनके बारे में और उनसे बचने के तरीकों के बारे में जानकर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए कॉमन मिस्टेक्स ही सिर्फ मिस्टेक्स नहीं हैं। अगर आप उन मिस्टेक्स को भी याद कर सकते हैं जो आपने किए हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अच्छी बातें व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक पहुंचाने में मदद करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद और हम अगले हफ्ते एक और इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.